मार खाली जान भी दे देंगे, ज्वाइनिंग लेटर लिए बगैर नहीं जाएंगे। म्यूजिक टीचर्स डट गए। ऑल सिंध म्यूजिक टीचर्स एसोसिएशन का प्रेस क्लब के बाहर चौथे रोज भी धरना। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद किया, सांस यकतारा तोड़ दिए गए। ज्वाइनिंग लेटर दें वरना यहां से हमारी लाशें ही जाएंगी। म्यूजिक टीचर्स की जरूरत नहीं थी तो इम्तिहान क्यों लिया गया? मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। देखिए, हम इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और गुज़श्ता 4-5 रोज से ये वो लोग हैं जो मौसीकी के दिलदादा हैं, जिनके साथ हाथों में साज हैं, साज भी है, आवाज़ भी है और उसके साथ एहतजाज भी है। ये 300 के लगभग म्यूज़िक टीचर्स थे जिनको हुकूमत सिंध के महकमा तालीम ने अपॉइंट किया था एज अ म्यूज़िक टीचर। इनको ऑफ़र आर्डर दिए गए थे लेकिन अभी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। तो मैं आपको इनकी ज़बानी थोड़ा सा इनका मसला सुना देता हूँ और उसके बाद हम ज़रूर मौसीकी भी सुनेंगे। आपको सिंध असेंबली जाने नहीं दिया जा रहा और आज फिर आप जाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? हम पुरअमन लोग हैं, हम और पुरअमन एहतजाज करने का हक़ रखते हैं, आइनी कानूनी हक़ रखते हैं और अब यानी ये हमसे अपना हक़ भी छीन रहे हैं। हमारे साथ तो साजो सामान तो इन लोगों ने तोड़ दिए। हम जो मौसीकी रूह की ग़िज़ा समझी जाती है तो इन लोगों ने हमसे ग़िज़ा तो अब हमसे छीन ली। हम ये कहेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से सैयद सरदार शाह जो मिनिस्टर है, मैं उसको अपील करूँगा कि बजाय आप हमें यानी तकलीफ़ें दें, इससे बेहतर है कि आप हमें गोली मार दें, हम मर जाएं और फिर हम यानी हमारी लाश जो है यहाँ से उठा के चले जाएं। क्योंकि हम जब तक ज़िंदा हैं ना तो हम तो ज्वाइनिंग लिए बगैर वापस जाएंगे ही नहीं। ये लोग इतने यानी हमें बार बार पुलिस आती है धमकियाँ देने के लिए, धमकियाँ दें कि अगर कैंप ख़त्म नहीं की तो आपको यानी बुरे नतीजे भुगतना पड़ेंगे। अब हम क्या गरीब हम कैंप में चुप करके बैठे हुए, कोई हम यानी अपना साजो सामान लेके सॉन्ग गा रहे हैं, पाकिस्तानी सॉन्ग मिली नगमे गा रहे हैं। क्या ये भी हमारा ये कसूर है? हम कोई गुनाह कर रहे हैं? लाखों डॉलर खर्च कर देते हैं अमन के लिए और इंतहा पसंद। सर, आपके एहतजाज का क्या प्लान है आज के बाद? आज हम ये रोकेंगे, आज हम जाएंगे सिंध असेंबली के गेट पे। हम एहतजाजी कैंप को भूख हड़ताली कैंप में कन्वर्ट कर रहे हैं जब तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। अच्छा, आप बताएं मुतालबा क्या है बुनियादी तौर पर, नाजरीन को पता चले कि आप ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? सर, हमारा एहतजाज जो है वो वाजिब है। हमारा एहतजाज ये है कि हमको 2.5 साल से ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। हमको ऑफर लेटर जो है सैयद सरदार शाह ने, सूबाई वजीर ने हमको अपने हाथों से दिए थे। हमने टेस्ट पास किया था और हमको बहुत इस चीज़ की खुशी हुई थी कि हम जो सिंध के गुलूकार हैं हम रोज़गार पे लग जाएंगे। आपको पता है कि गुलूकारी ऐसी चीज़ है वो हवाई रोज़गार है, तो उसी हिसाब से हमने सोचा कि मुस्तहक जो हमको रोज़गार से सरदार शाह दे रहा है वो तो हम बहुत खुश हुए थे। हमने उनको दुआएं की थी। जब जो है वो अभी 2.5 साल हो गए हमको, उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी, हम आसरे पे बैठे हुए थे। चलें, हम थोड़ा सा इनका मसला तो ये है कि 300 से ज़ायद टीचर्स हैं जिनको ऑफ़र आर्डर हुकूमत सिंध ने दिए, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। इनका बुनियादी मसला तो यही है, ज्वाइनिंग है। लेकिन हम अभी इनसे थोड़ा सा एहतजाज सुना इनका, अब थोड़ा इनकी मौसीकी सुनेंगे। मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, मौसीकी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला भी किया जा सकता है। ये खुद सरदार शाह का दावा होता है कि मौसीकी से दहशतगर्दी का मुकाबला। तो ये क्या कह रहे हैं, सुने आप। लगा होता पैदी होती नारा लगे पाल नाल
ये सिंध के सूफिया के कलाम गा रहे हैं। लाल शहबाज कलंदर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कलंदर लाल शहबाज सिंध का सूफी फनकार है, सिंध का सूफी वो शायर है, सिंध का सूफी बुजुर्ग है। उस्मान शाह मरवंदी जो सिंध में आया तो कलंदर बन गया, उस कलंदर को याद करते हुए उसकी याद में ये कलाम गा रहे हैं। तो बहरहाल इन असातिज़ा का एहतजाज है और इनका कहना है कि पीर के दिन इन्होंने कॉल दी है कि सिंध भर के फनकार यहाँ पर जमा होंगे और इनके हक में यहाँ पे मुजाहरा भी करेंगे। जी ठीक है आजिज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में डकैती की बड़ी वारदात की अब बाकायदा तहकीकात होंगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सुनार से 1 करोड़ 27 लाख से जायद की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सुनार के मुलाजिम तनवीर की मुद्दत में गुलबर्ग थाने में दर्ज किया गया। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। मरियम देखिए, ये रात का एक बड़ी वारदात हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है, गुलबर्ग थाने के हदूद है, करीमाबाद के करीब, जहाँ पर एक सुनार से तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख रुपए और 50,000 रुपए से जायद की जो वारदात हुई है, उसका मुकदमा सुनार के मुलाजिम तनवीर की मुद्दत में गुलबर्ग थाने में दर्ज कर लिया गया है। उसका बताना है कि तकरीबन वो 6 बजे शाम अपनी दुकान से, एक और मुलाजिम है आसिफ, उसके साथ पैसे लेने निकला है। कुछ उनके पास भी रकम थी सदर पे और दीगर मकामात से इन्होंने जो अपने रोजाना की सेल थी या जो भी चीजें थी उसके पैसे जो है वो कलेक्ट किए हैं। मुख्तलिफ मकामात से इन्होंने पैसे लेकर वापस आ रहे थे। रकम जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख 50,000 रुपए से जायद की रकम थी, जो कि 2 शॉपिंग बैग में थी। और ये गाड़ी की जो आगे मोटरसाइकिल पर सवार थे, 125 इनके पास मोटरसाइकिल थी, आगे टंकी पर इन्होंने वो रकम रखी हुई थी। जब तकरीबन रात 10:30 बजे का वक्त था कि करीमाबाद के पुल पर ये पहुंचे हैं और मीना बाजार इनको जाना था। जब ये वहां पर पहुंचे हैं तो 2 उसामा मलिक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कराची में डकैती की बड़ी वारदात की अब बाकायदा तहकीकात होंगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सुनार से 1 करोड़ 27 लाख से जायद की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे। उसामा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कयूमाबाद में शबीर नामी शख्स के खिलाफ संगीन वाक़े की तहकीकात जारी हैं। मुलजिम पर मुतादिद बच्चों के साथ बदफेली करने और फहश वीडियोस बनाने के इल्जामात हैं। इस सिलसिले में मुतासब बच्चों के वालिदैन की जानिब से अब तक 7 FIR दर्ज हो चुकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुर शहवार से। जी दुर शहवार, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस दरिंदा सिफ्त शख्स के घर के बाहर, जहाँ पर वो बच्चों को अपनी हविस का निशाना बनाता था। ये घर शबीर अहमद तनोली 28 साल जो कि कयूमाबाद में रिहाइश पजीर था, ये घर उसका है। यहाँ पे वो बच्चों के साथ ला के बदफैली करता था। इलाका मकीनों की जानिब से ये बात जब हमने उनसे पूछा कि इस तरह एक काम में इस तरह के घिनौने काम में एक शख्स मुलव्विस जो आप लोगों के दरमियान ही रहता था, तो आप लोगों को कभी शक नहीं हो? तो उनका यही कहना था कि ये शरबत का काम करता था, शरबत बेचता था। इसकी डायरी में 150 से ज़ाहिद बच्चों के नाम जो थे वो दर्ज थे और उस नाम को दर्ज करने का जो मकसद था वो अपना अगला हदफ, वो एक टारगेट सेट करता था कि मुझे अब इस बच्चे को टारगेट करना है। और इसमें जो इंटेरोगेशन में इसने 100 से ज़ाहिद बच्चों के साथ जो बदफैली है उसके हवाले से भी कन्फेस किया। इसके अलावा जो इसकी वीडियोज़ हैं, फहश वीडियोज़ भी इसकी जो है पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में रख ली है। अलबत्ता ये जो इस तरह की वीडियोस, ये इस हवाले से पुलिस ने इसका जो मोबाइल है वो फोरेंसिक के लिए भेज दिया है ताकि उस हवाले से भी मज़ीद जो है वो चीज़ें मंजर आम पर आ सकें। जी, कूलर पर झगड़ा कत्ल की वजह बन गया। मस्जिद कमेटी के सदर को जख्मी और उसके बेटे को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्बी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, झगड़े के दौरान फायरिंग करके मस्जिद कमेटी के सदर को ज़ख्मी करने और उसके बेटे को हलाक करने का मुकदमा है। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्बी की अदालत में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। इन मुल्जिमान में उमर हमज़ा और ज़करिया शामिल हैं। ये दोनों मुल्जिमान जो है वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किए गए थे। अदालत ने आज जुडिशल रिमांड पर इन्हें 14 रोज़ के लिए जेल भेज दिया और तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का अबूरी चालान भी तलब कर लिया है। पुलिस हुक्काम के
मुताबिक जो है वो मस्जिद कमेटी के अरकान के दरमियान कूलर के मामले पर झगड़ा हुआ था, जहाँ पर ये एक मुलजिम जो है वो जनरल सेक्रेटरी मस्जिद कमेटी का, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर फायरिंग की। फायरिंग से मस्जिद कमेटी का सदर ज़ख्मी जबकि उसका बेटा हलाक हो गया था। इसकी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनके बाद इन मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया था। इन मुलजिमान के ख़िलाफ़ कत्ल की दफ़ात के तहत ये मुकदमा थाना पाकिस्तान बाज़ार में दर्ज किया गया था। जी। ट्रैफिक पुलिस ने फेसलेस ई टिकटिंग के बारे में आगाही मुहिम शुरू कर दी है। ये मुहिम शहरियों और ड्राइवर्स में फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम और ट्रैफिक कवानीन के बारे में शऊर उजागर करने के लिए 1 माह तक जारी रहेगी। मज़ीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो फेसलेस ई टैगिंग की जो मुहिम है वो कराई जा रही है। आज जो है वो ये मुहिम जो है वो नेशनल स्टेडियम का जो सिग्नल है वहाँ पर जो है वो होगी और इसमें लोगों को आगाही दी जाएगी, जो कि चालान के बारे में जो है वो आगाही दी जाएगी, जो अब से जो है वो फेस के ज़रिए जो है वो ई चालान जो होगा उस हवाले से जो है वो बताया जाएगा। और ये जो है वो 1 महीने तक मुहिम का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के हुक्म के ऊपर जो है वो ये मुहिम का आगाज़ जो है वो किया गया है। और आज आप देख सकते हैं मेरे कब्जे भी यहाँ पर इंतजाम जो है वो मुकम्मल है। टेंट जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल है। अब से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर लोगों में आगाही फराहम जो है वो की जाएगी और यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस के सीनियर अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम लोगों को जो शहरी हैं उनको जो है वो आगाही देंगे। ये आगाही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में दी जा रही है। आज जो है वो नेशनल स्टेडियम के सिग्नल पर दी जा रही है और शाम 4 से 6 भी जो है वो इसी मकाम पर जो है वो शाम में दोबारा से जो है वो ये आगाही जो है वो दी जाएगी। और इसी तरीके से रोज़ की बुनियाद पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ मकामात चेंज कर जो है वो ये आगाही मुहिम का सिलसिला जो है वो इस तरीके से जो है वो जारी जो है वो रहेगा, जिसमें जो है वो डीआईजी ट्रैफिक का कहना है मुहिम आइंदा 1 माह तक शहर के मुख्तलिफ चौराहों और सिग्नल्स पर जो है वो की जाएगी ताकि जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनको इस बात की जो है वो आगाही मिल सके कि ई चालान सिस्टम जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसकी जो है वो अब जो है वो उस तरीके से चालान जो है वो होगा ताकि लोगों को अवेयरनेस जो है वो उनमें पैदा की जा सके। जी। शहरी कायद में सियासी जमातों के जलसे और म्यूजिकल टीचर्स के एहतजाज, मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक का दबाव। ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया। कौन सा रास्ता बंद होगा और मुतबादिल रास्ता क्या होगा, तफसील जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखें JOIFA की जानिब से MR कियानी चौक पर जो है वो एक जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। शाम को जो है वो जलसा होगा, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से भी एक मार्च का इनेकाद किया गया है और प्रेस क्लब के बाहर जो है वो म्यूज़िकल टीचर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इसकी बिना पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव होगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी किया गया है। MR कियानी चौक पर जो है वो जलसा होगा, ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी किया। शाहीन कॉम्प्लेक्स से फवारा चौक जो रास्ता जा रहा है उसको आर्जी तौर पर जो है वो बंद किया जाएगा। जिना ब्रिज से आने वाले ट्रैफिक को माई कलाची सुल्तानाबाद ट्रैफिक सेक्शन से PIDC चौक की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि ट्रैफिक को बोर्ड बेसन की जानिब जो है वो भेजा जा रहा होगा। शाहीन कॉम्प्लेक्स से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको क्लब चौक से शारा फैसल की जानिब चलाया जाएगा, जबकि टावर II चुंदीगढ़ रोड से जो है वो प्रेस क्लब जाने वाले ट्रैफिक शाहीन कॉम्प्लेक्स से PIDC से होता हुआ क्लब रोड और वहाँ से शारा फैसल की जानिब भेजा जाएगा। PIDC और होशिंग चौक से जो आने वाला ट्रैफिक है उसको फवारा चौक के बजाय अवारी टावर की जानिब भेजा जाएगा, जबकि सदर से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको रैक सेंटर से होता हुआ फवारा चौक की जानिब जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि ट्रैफिक को सीधा जो है वो अवारी सिग्नल की जानिब शारा फैसल या क्लिफ्टन की जानिब जो है वो भेजा जाएगा। ट्रैफिक का दबाव की सूरत में 3 तलवार से मेट्रोपोल जो ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि ट्रैफिक को 3 तलवार से रैक्स कोर्ट से जो है वो कैंट स्टेशन की जानिब भेजा जाएगा। छतरी चौक जो है जिस वक्त आपको मैं यहाँ से मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये वही मकाम है। यहाँ से जो है वो MR कियानी की ट्रैफिक जो है वो जलसे के दौरान इजाज़त नहीं होगी। इस वक्त भी जो है वो इसको बंद कर दिया गया है कंटेनर लगाकर, यहाँ से जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। इस ट्रैफिक को जो है वो MR कियानी SM लॉ कॉलेज जो है वो उस जानिब भेजा जाएगा, जबकि फ्रेस्को से या रीगल चौक से जो आने जलसे के दौरान ट्रैफिक को MR कियानी रोड की जानिब आने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक को शारा लियाकत की तरफ दोनों जानिब जो है वो चलाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से प्लान जारी कर दिया गया है। अब आवाम से अपील की गई है कि वो इन मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करें ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर ना हो। शहर में इस वक्त 3 मकामात पर बड़े वाक़यात चल रहे हैं। यहाँ MR कियानी रोड पर JOIFA का जो है वो जलसा है, जबकि जमात इस्लामी का मार्च जारी है, जबकि प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिकल टीचर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो है वो दबाव है
प्लान मुतबादिल जारी किया गया। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को जो है वो दबाव ना हो, शहरी जो है वो परेशान ना हो, इसीलिए मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का अमन मार्च, कश्मीर से शुरू होने वाला अमन मार्च आज कराची पहुंचेगा। काफिले मुख्तलिफ शहरों से होते हुए कराची रवाना। आज कराची में मार्च के बाद जलसा होगा। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रैन। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कश्मीर से होने वाला अमन मार्च जो है वो शहरों के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ जो है वो ठट्टा पहुंचेगा और ठट्टा से फिर कराची की तरफ आज पहुंचेगा। इस हवाले से कराची फवारा चौक पर जो है वो बड़ा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है, जहाँ पे लाइटें भी लगा दी गई हैं और लाउड स्पीकर भी लगा दिए गए हैं, जहाँ पर मरकज़ी और सूबाई कायदीन जो है वो अपने अपने खिताबात करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे और अमन मार्च के हवाले से जो उनके मुतालबात हैं वो भी इस हवाले से बताएंगे। तो यहाँ पर बड़ा स्टेज भी यहाँ पे नस्ब हो चुका है, जबकि इसके अलावा बाकी तैयारियां भी जारी है। बड़ी तादाद में कारकुनान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कारकुनान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि अमन मार्च के हवाले से क्या खिताबात किए जाएंगे, क्या तैयारियां हैं, कहाँ कहाँ से यहाँ पे कारकुनान पहुँचना शुरू हुए। आप बताइए क्या तैयारियां हैं? अभी तक स्टेज तो मुकम्मल हो चुका है, बाकी क्या तैयारियाँ मुकम्मल हैं और क्या मुतालबात होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारा मुतालबा ये है कि हमारी सिंध में कोई अमन अमान नाम के नहीं। पहले तो हमारे देहाती जंगल में गुजारने वाले जो गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो शहर में भी बदअमनी है। दो बातों के लिए हम निकले हैं। एक बात यह है कि पहले हम कहते थे हमें रोज़गार दिया जाए, कोई नौकरी दी जाए, हमें सिंध हुकूमत में उम्मीद है। अब हम दोनों चीज़ों को छोड़ दिया है। अब हम इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें अमन दे दिया जाए कि हम अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों को और अपने पेट को पालेंगे। हमें इतना अमन दे, हम कोई काम करके अपने घर पहुंच जाऊं और सलामती से, और हमारे बच्चे जो हमारे इंतज़ार में हैं। अब क्या हो रहा है, 20,000 की मोबाइल फ़ोन के लिए 20,000 की मोबाइल फ़ोन के लिए नौजवानों को मारा जाता है। एक बाप एक बेटा, ये दोनों बाइक पे बैठे हुए हैं और डाकू आता है, उसको कहता है ये मोटरसाइकिल दे दो। वो कहते क्यों भाई? अगर क्यों किया, बाप बेटा दोनों मर जाते हैं। और कबायली झगड़ा कहाँ तक है? किसी बकरी के लिए, किसी घास के लिए झगड़ा होता है, किसी पर कोई चाय गिरी, कोप टूटा, तो इसके लिए भी लोग मरते हैं। इसीलिए हम निकले हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ रहा है रात को, इंशाअल्लाह 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब की क़यादत में आज 5वां दिन है। कश्मीर से हम निकले हैं, अब हम कराची में दाखिल हुए हैं, आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह जब तक हमें अमन नहीं मिला, हम ये अपना किरदार और अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि कारकुनान का कहना है कि कबायली झगड़े, बदअमनी और सिंध में जिस तरह का राज है उसके खिलाफ ये जमीयत उलमा इस्लाम के खुद सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और उनके कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कश्मीर से ये अमन मार्च शुरू हुआ था 14 सितंबर से और मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा था। दूसरे मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या तैयारियाँ कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? जो स्टेज तो तैयार हो चुका है, कब तक तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी? कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए? कारकुनान तो इंशाअल्लाह ताला 2 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। बाज़ाब्ता तौर पर जलसा 3 बजे जो है वो शुरू होगा और मुझे यकीन है कि ये पंडाल 4 बजे तक जो है वो भर जाएगा। मौलाना साहब जो घग्गर फाटक से इस काफ़िले की क़यादत करेंगे, यानी कायदाबाद या घग्गर फाटक से, तो वो काफ़िला भी 4 बजे तक अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये जो हमारा पंडाल है, मुझे 100% यकीन है कि ये छोटा पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि सिंध से लोग भी आ रहे हैं काफ़िले के साथ। जो लोग अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब की क़यादत के अंदर ये ठट्टा से चल पड़े हैं, तो ये 2 बजे तक कायदाबाद पहुँचेंगे और 2 बजे के बाद फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह कराची के अजला के काफ़िले भी 4 बजे तक, 3:30 बजे तक यहाँ पर मुकम्मल पहुँच जाएंगे। और मैं ये बात दावे के साथ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये पंडाल जो है ये छोटा पड़ जाएगा। ठीक है।
बहुत शुक्रिया। जैसे कि कारकुनान का अहदेदारों का कहना है कि ये जो स्टेज है, ये जो बनाया गया है, ये बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फवारा चौक से लेके प्रेस क्लब की चुरंगी तक, जो प्रेस क्लब की चुरंगी है, वहाँ तक ही ये स्टेज बनाया गया, बिछाया गया है, कलीन वगैरह। जबकि इसके अलावा जो स्टेज के, अगर हमारे कैमरामैन हसनैन जाफरी दिखा सकते हैं कि ये स्टेज के मनाजिर हैं, जहाँ पर 8 कंटेनर लगाए गए हैं। 3 जो है वो लंबाई में कंटेनर हैं, जबकि इसके अलावा जो है 5 जो कंटेनर हैं वो जो है चौड़ाई में है। और इसी तरह यहाँ पे स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर मरकज़ी क़यादत और जो सूबाई क़यादत है वो यहाँ पर अपने खिताबात करेगी। कराची में जलसा आम होगा। सिंध अमन के हवाले से ये मार्च है जो कि कश्मोर से होता हुआ ठट्ठा और ठट्ठा से घगर पाटक के पास पहुँचेगा और वहाँ से मरकज़ी और सूबाई क़यादत के हमरा यहाँ पर कराची फवारा चौक पर पहुँचेगा। और इस हवाले से बहुत बड़े जो वो कारकुनान के हवाले से यहाँ पे इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। फवारा चौक से लेके प्रेस क्लब चुरंगी तक, जो कि गवर्नर हाउस तक की चुरंगी है, वहाँ तक ये लगाया गया है यहाँ पे लाइटें। और इस हवाले से लाउड स्पीकर का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। और यहाँ पे मरकज़ी और सूबाई क़यादत जो है वो सिंध हुकूमत के खिलाफ भी खिताबात शायद करेगी कि जिस तरह सिंध भर में अमन के हवाले से, जिस तरह कारकुनान ने बताया कि मुतालबात सामने लाए जाएंगे कि अमन के हवाले से इक़दाम किए जाएँ और इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम किए जाएँ। गुर्बत, बेरोज़गारी, कबायली झगड़े और दीगर जो मुतालबात है वो भी सामने लाए जाएंगे। तो फिलहाल जो है मुतालबात भी सामने लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की बढ़ती हुई दरामदात ने मकामी ऑटो इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर्स के लिए जारी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत दरामदी ड्यूटी में नरमी ऑटो सेक्टर पर दबाव बढ़ा सकती है और ये सूरत हाल सनत के लिए नुकसानदेह साबित होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए टोयोटा गाड़ियां बनाने वाली इंडस मोटर कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अहम रिपोर्ट पेश की, जिसने बताया कि पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की सालाना जो दरामदात 45,000 यूनिट पर पहुंच गई है और दरामदी जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मजमूई फरोख्त का 30% हिस्सा बन चुका है। और इंडस मोटर कंपनी ने जो है खबरदार किया है कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में नरमी मुश्किलात पैदा करेगी और जिससे मुकामी तौर पर गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा और नुकसान बढ़ जाएंगे। और ये भी बताया है कि माली साल 2024-25 में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदात बुलंद तरीन सतह पे हैं, जिसमें देखा जाए इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदात 40 से 45,000 यूनिट पर पहुंच गई है और मुकामी जो कार मैन्युफैक्चरर है उनकी कुल फरोख्त का 30% हिस्सा बनता है। मुकामी तौर पर इंडस्ट्री सालाना 5 लाख यूनिट बनाने की सलाहियत रखती है, जो कि इस वक्त सिर्फ 40% से भी कम सलाहियत पर वो काम कर रही है, जबकि 60% सलाहियत जो है गैर इस्तेमाल शुदा है। दरामदी गाड़ियों की तादाद बढ़ने से दरामदी बिल में भी इजाफा होगा और मुकामी पैदावारी सलाहियत इस्तेमाल न होने से जो रोजगार के मौके कम करेगा और साथ ही चाहे कि ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर जो इसके मुनफी असरात होंगे। और रिपोर्ट में बताया माली साल 2024-25 के दौरान इंडस मोटर ने नुमाया बहाली दिखाई है, फरोख्त में 56% का इजाफा हुआ है और इंडस मोटर कंपनी ने जो साल 2024-25 में 33,735 गाड़ियां जो फरोख्त की हैं और इंडस मोटर कंपनी गुज़िश्ता साल में 21,603 यूनिट फरोख्त की। बुनियादी वजह यह है कि जो शरह सूद कम हुआ है 22% से कम होकर 11% पर है, बैंक से फाइनेंसिंग बढ़ गई है और साथ ही देखा जाए जो मुश्किलात की तो माशी बेहतरी हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों की फरोख्त बढ़ी है। लेकिन अगर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत कमर्शियल यूनिट पे दी गई तो मुकामी इंडस्ट्री फरोख्त में नुमाया फर्क आएगा। ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 1383 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,531 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद से देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो सरमायाकार हैं वो मुतहरिक है और आज भी मार्केट में तेज़ी का तसलसल बरकरार है। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी जा रही है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खानानी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जावेद साहब, बताइएगा कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये पाकिस्तान के लिए? ये सिर्फ पाकिस्तान की अचीवमेंट नहीं है, ये आप अगर डीपली देखें तो ये पूरे मुस्लिम ममालिक की जो है वो अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया है इसराइल के ये सऊदी अरब के साथ,
वो सिर्फ दिफाई मुआहदा नहीं होगा, ज़ाहिरी तौर पे तो दिफाई मुआहदा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है पाकिस्तान की। जिस तरह पाकिस्तान को ऑयल सस्ता मिल सकता है, पाकिस्तान की इमदाद जो कर्ज़ का जो है माहौल वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी, कर्ज़ भी, तो इस वजह से स्टॉक मार्केट में आपको और तेज़ी नज़र आती रहेगी। जावेद खानानी मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि ये ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर है बल्कि मुल्की इकॉनमी पर भी ये मुस्बत असरात मुरतब करेगी। अब रवायती फाइल सिस्टम नहीं, जदीद तर्ज अमल राइज होगा। सिंध काबीना ने तमाम इजलासों में रवायती फाइल सिस्टम खत्म करने का फैसला कर लिया। इजलासों में वज़रा, मशीरान और मुआवनीन खास के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल लाजम करार दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नौहरिया से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सिंध काबीना के इजलास में एजेंडे का फाइल सिस्टम खत्म कर दिया है। अब जदीद तकाज़ात के मुताबिक सिंध काबीना के इजलास में मेंबरान को लैपटॉप का इस्तेमाल करना होगा, जबकि तमाम सूबाई वज़रा, मुशीर और मावनिन खास लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे। जबकि सेक्शन असर कैबिनेट ने मेंबरान को लैपटॉप की जो है तरबियत देना शुरू कर दिया है। इस हवाले से तमाम काबीना अरकान और मेंबरान को महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से लैपटॉप खरीद करके फराहम किए जाएंगे। तमाम मेंबरान को लैपटॉप की तरबियत देने का अमल भी इस वक्त जारी है, जबकि सिंध काबीना के इजलास में काबीना का मुकम्मल एजेंडा लैपटॉप में सेव करना होगा। इसके अलावा लैपटॉप में मौजूद बिजनेस को भी अरकान और अफसरान के अलावा किसी को शेयर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा काबीना इजलास के मिनट्स और फैसले भी लैपटॉप में सेव करने होंगे, जबकि सिंध काबीना की बड़ी तादाद में अरकान ऐसे भी हैं और मावनिन खास में हैं जिनको लैपटॉप का इस्तेमाल करना नहीं था, लेकिन उनको इस वक्त तरबियत दी जा रही ताकि वो भी लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकें। जी, अपडेट करने का शुक्रिया। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। एडिशनल सेक्रेटरी बराए महकमा दाखिला सैयद अनायत अली शाह का तबादला कर दिया गया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से बताएंगे आज़ाद नौहरिया। आज़ाद, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 19 पीरियड के एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए दाखिला सैयद इनायत अली शाह का तबादला करके उनको रजिस्ट्रार स्पेशल फोर्स तैनात कर दिया गया, जबकि महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जबकि रजिस्ट्रार स्पेशल कोर्स का ओहदा खाली था, जबकि सैयद इनायत अली शाह के महकमा दाखिला से तबादले के बाद एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला का ओहदा भी खाली हो चुका है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में चोरी की वारदातें जारी, चोरों ने गरीब की रोजी रोटी का जरिया छीन लिया। न्यू कराची सेक्टर 11E में चोर रिक्शा ले उड़े, सिटी 21 ने वाकई की सीसीटीवी हासिल कर ली। आपको बता रहे हैं न्यू कराची सेक्टर 11E में चोर रिक्शा ले उड़े, सिटी 21 ने वाकई की सीसीटीवी हासिल कर ली। कराची में चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चोरों ने गरीब की रोजी रोटी का जरिया भी छीन लिया। न्यू कराची सेक्टर 11E में चोर रिक्शा ले उड़े, सिटी 21 ने वाकई की सीसीटीवी हासिल कर ली। वाकई की सीसीटीवी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। कराची में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा। न्यू कराची सेक्टर 11E में चोर रिक्शा ले उड़े, चोरों ने गरीब की रोजी रोटी का जरिया भी छीन लिया। सिटी 21 ने वाकई की सीसीटीवी हासिल कर ली। कराची में चोरी की बढ़ती वारदातें, न्यू कराची सेक्टर 11E में चोर रिक्शा ले उड़े, चोरों ने गरीब की रोजी रोटी का जरिया भी छीन लिया। किस तरह से चोर रिक्शा लेके जा रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। न्यू कराची सेक्टर 11E में यह वाकया पेश आया जहां चोर रिक्शा ले उड़े, चोरों ने गरीब की रोजी रोटी का जरिया भी छीन लिया। शहर कायद में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा। न्यू कराची सेक्टर 11E में चोर रिक्शा ले उड़े, चोरों ने गरीब की रोजी रोटी का जरिया भी छीन लिया। कराची में चोरी की बढ़ती वारदातें, न्यू कराची सेक्टर 11E में चोर रिक्शा ले उड़े, चोरों ने गरीब की रोजी रोटी का जरिया छीन लिया। शहर की मरकजी शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत, अदालत ने कमिश्नर कराची से ताज़ा तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में चिंची रिक्शाओं पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। ये दरख्वास्त जो है चिंची रिक्शा एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई है, जहां पर अदालत ने कमिश्नर कराची से लेटेस्ट रिपोर्ट यानी ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली है। दौरान समाअत जो सरकारी वकील हैं उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया
के तमाम शाहराहों पर चिंची रक्षा पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। कुछ शाहराहों पर चिंची रक्षा पर पाबंदी लगाई गई थी और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उनकी मुद्दत भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। दौरान समाअत अदालत ने ये भी इस्तफसार किया है हुकाम से कि क्या अब चिंची रिक्शाओं पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सरकारी वकील जो हैं अदालत में गलत बयानी कर रखे हैं। कमीशन कराची ने एक दोबारा जो है दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया था और दूसरे नोटिफिकेशन में 11 शाहराहों को बढ़ाकर 20 शाहराहों पर जो है चिंची रक्षा पर पाबंदी आयद की गई है और पाबंदी अब भी जो है बरकरार है। लिहाजा अदालत ने इस रिमार्क्स दिए कि हम जो है हुकाम से यानी कमिश्नर कराची से ताज़ा रिपोर्ट तलब करते हैं ताकि पता चल सके कि आया पाबंदी बरकरार है या नहीं है। लिहाजा अदालत ने जो है आइंदा समाअत पर कमिश्नर कराची को ताज़ा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनका मौक़िफ़ है कि 60,000 चिंची रक्षा जो हैं वो इन शाहराहों पर चल रखे हैं, जबकि पाबंदी से चिंची रक्षा चलाने वाले जो ड्राइवर हो गए या इस कारोबार से मुंसलिक जो अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध भर में बारिशों के बाद मलेरिया के केसेस में इजाफा। जनवरी से 17 सितंबर तक सूबे में मलेरिया के 1,54,123 केसेस रिपोर्ट। कराची से मलेरिया के 2,097 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जिला मलीर से मलेरिया के 620 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रेन। जी इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल हालिया बारिशों के दौरान कराची समेत सूबे भर में मलेरिया के केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है और जनवरी से 17 सितंबर तक सिंध भर में मलेरिया के 1,54,123 केसेस सामने आए हैं। जबकि कराची से अगर बात करें तो कराची में मलेरिया के केसेस की जो तादाद है 2,097 है, जो कि महकमा सेहत ने इस हवाले से तस्दीक की है और अभी तक कोई डेथ नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा जिला मलीर से मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए जिनकी तादाद 620 है और इसी तरह जिला जनूबी से 374 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह गरबी से मलेरिया के केसेस जो 349 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कुरंगी से 359, इसी तरह शर्की से 179 और बस्ती से मलेरिया के 121 केसेस रिपोर्ट हुए। और ये जो केसेस हैं जनवरी से सितंबर तक हैं और जिला केमाड़ी से मलेरिया के जो केसेस हैं वो 95 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह अगर दीगर इजला की बात करें तो हैदराबाद से मलेरिया के 71,014 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सक्खर से 11,862 केसेस हुए हैं। लड़काना से 40,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि इसके अलावा मीरपुर खास से 11,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के डिवीजन से 17,000 और इसी तरह रमा साल के दौरान जो मलेरिया के जो 3 मरीज हैं वो अभी तक दाखिल हैं और जबकि इसके अलावा जो तीनों का ताल्लुक है वो हैदराबाद से, जबकि इसके अलावा कहीं भी दाखिल नहीं है मरीज और कोई अभी तक डेथ नहीं हुई। इस हवाले से वेक्टर बॉर्न डिजीज और डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध है डॉक्टर मुश्ताक शाह साहब, उनका कहना है कि सूबे भर में महकमा सेहत ने तमाम DHOs को हिदायत की है कि जिले भर में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू की जाए और जबकि इसके अलावा वाफिर मिकदार में अद्वियात भी मलेरिया के हवाले से दे दी गई हैं और हुकूमत की जानिब से अवाम को भी हिदायत की गई कि वो भी घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें ताकि इन केसेस पे काबू पाया जा सके। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास घोटकी कंदकोट पुल मंसूबे की पेशरफ से मुतालिक हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा ज़ियाल अंजार, हसन अली जरदारी और दीगर शरीक। घोटकी कंदकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन ब्रिज होगा। नवंबर से पुल के मकाम पर सिक्योरिटी इंतजाम बेहतरीन बनाने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है सिंध हुकूमत का। दरियाए सिंध पे पुल बन रहा है घोटकी टू कंदकोट। इसके तफसीलात के बारे में आज इजलास हुआ है यहाँ पे वज़ीर आला हाउस में। सूबाई वज़रा ज़ियाउल हसन अंजार, लियासन जरदारी, कासिम नवीद, चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। इजलास को बताया गया है कि घोटकी कंदकोट पुल जो है दरियाए सिंध पर तवील तरीन ब्रिज होगा और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि मुल्क की मईशत तरक्की और ट्रैफिक सहूलियात के हवाले से ये एक शाहकार ब्रिज होगा और ये पुल जो है इस वक्त ज़ेर तामीर है। घोटकी कंदकोट पुल की तामीर सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदो रफ्त में आसानी होगी। दरियाए सिंध पर घोटकी कंदकोट पुल की लंबाई जो है वो तकरीबन 12.25 किलोमीटर है, जबकि घोटकी पुल तक पहुंचने वाली सड़क की लंबाई तकरीबन 10.5 किलोमीटर है और कंदकोट की जानिब से सड़क की जो लंबाई है वो तकरीबन 8.25 किलोमीटर है। घोटकी कंदकोट पुल के साथ साथ फुल लिंक रोड की लंबाई तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। ये तमाम मंसूबा जो है इस वक्त ज़ेर तामीर है।
इसमें चूंकि सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हुई है और डाकुओं के हवाले से भी बात हुई है। बताया गया कि नवंबर में सैलाब का पानी उतरने के बाद पुल पर तामीराती काम बाकायदा शुरू किया जाएगा, जबकि नवंबर से पुल के मकाम पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये यकीन दहानी कराई इजलास में आईजी सिंध ने। जी, आज इस अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। नेशनल सेविंग स्कीम्स मुनाफा की शरहों में रद्दोबदल का फैसला। मुख्तलिफ स्कीमों पर मुनाफे की शरहों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई शरहों पर अमल दरामद 17 सितंबर 2025 से होगा। मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा। देखा जाए नेशनल सेविंग स्कीम की मुनाफे की शरह में रद्दोबदल का फैसला किया गया है। सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम पर मुनाफे की शरहों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नई शरहों पर अमल दरामद 17 सितंबर 2025 से मौसर होंगी। शॉर्ट टर्म सेविंग पर शरह मुनाफा जो है 6 बेसिस पॉइंट का इजाफा करके 10.42% कर दी गई है। सर्वा इस्लामिक जो अकाउंट और उसके साथ जो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट पर मुनाफे की शरह 42 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है, जो कि 9.52% से बढ़ाकर 9.92% कर दिया गया है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की मुनाफे की शरह में जो है 12 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की जो मुनाफा है 11.54% से कम करके 11.42% कर दी गई है। और यहाँ बताया गया है माहिरीन ने कि ये फैसला हालिया मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले के बाद किया गया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में जो हालिया पॉलिसी में 11% बरकरार रखा है और नेशनल सेविंग का देखा जाए मुल्क का सबसे बड़ा मालियाती इदारा है, जिसमें देखा जाए नेशनल सेविंग स्कीम में जो है लाखों की तादाद में आवाम ने 3,400 अरब रुपए की सरमायाकारी की हुई है, जिसे माहाना और सालाना के हिसाब से मुनाफा वो वसूल करते हैं। ठीक है अशरफ, अपडेट करने का शुक्रिया। मेयर कराची की हिदायत पर शहर में सफाई की मुहिम तेज कर दी गई। सड़कों पर मौजूद सीवरेज के पानी की स्वीपिंग का अमल जारी। केएमसी और सॉलिड वेस्ट का बरसात के बाद जरासीम को शतवियात का स्प्रे भी किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बरसात के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात वाले पानी के हवाले से जो है वो सॉलिड वेस्ट को हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पे स्वीपिंग की जाए, वो गली मोहल्ले चौके जो है वो रास्ते साफ़ किए जाएँ। साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड पे वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से सीवरेज का निकलने वाला जो पानी है उसको रोक दिया गया है, वहाँ पर सॉलिड वेस्ट की जानिब से ड्राइव की जाएगी। इस वक्त भी शहर में जो है वो स्वीपिंग का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर साहब, मुझे बताइएगा, पानी से खड़े होने वाला जो बरसात का है चाहे सीवरेज का, शहरी बड़े परेशान है, क्या कहेंगे, कौन कौन से मकामात पे ड्राइव चल रही है? देखिए, यूनिवर्सिटी रोड की एक शिकायत आई थी जहाँ सर्विस की एक प्रॉब्लम थी, वो अब दूर हो चुकी है और हमारी टीमें वहाँ काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो 1-2 घंटे में शायद उस पानी को हम स्वीप कर देंगे। जहाँ सर्विस थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ थोड़ा पानी वगैरह है, लेकिन जिस तरह गटर खुल जाते हैं हमारी टीमें वहाँ पहुँचती हैं, हम उस पानी में स्वीप कर देते हैं। ठीक है, टाइमिंग्स क्या होती है, किस तरह से ड्राइव करते हैं? लेकिन टाइमिंग सुबह से होती है हमारी यहाँ। हम कोऑर्डिनेशन में वाटर बोर्ड से, सर्विस बोर्ड से वहाँ पे फ़ोन करते हैं, जी हमारे गटर खुले, आप आ जाए, हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। मेरे इलाके में आप देख रहे हैं ये गटर कल से बंद था, आज ये खुल गया तो हमने इसकी स्वीपिंग शुरू करा दी है। शहर में स्वीपिंग का अमल जो है वो सुबह से शुरू कर दिया जाता है। वाटर कॉरपोरेशन के साथ जो सीवरेज के मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन का सिलसिला जारी है। जी, हालिया मानसून बारिशों के बाद शहर की अबतर सूरत हाल। लियाकताबाद नंबर 4 में सीवरेज का निज़ाम आउट ऑफ कंट्रोल। यूसी 5 की 25 में से 22 गलियां गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गई। शहरी कहते हैं कि बारिशों के बाद से सूरत हाल मजीद खराब हो गई। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले बारिशों से अर्बन फ्लडिंग से परेशानी और उसके बाद सीवरेज का नाकारा निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। क्या मज़ाफ़ती इलाके और क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, हर जगह जो है इसकी तबाही हमको दिखाई देती है। कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है उसकी गाड़ियाँ भी हमको उन मकामात पर दिखाई नहीं दे रही जहाँ सूरत हाल तशवीशनाक हद तक ख़राब है। इस वक्त मैं आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ लियाकताबाद टाउन की यूसी 5 के 4 नंबर के इलाके से। 4 नंबर का ये ब्लॉक है जिसमें 25 के करीब जो है वो गलियां हैं मुख्तलिफ, और उन गलियों में ज़्यादातर अगर बात की जाए तो कमर्शियल काम हो रहा है और रेजिडेंशल भी हाई राइज यहाँ पर बिल्डिंग मौजूद हैं। एक मौलम हमारे साथ मौजूद हैं, इनका स्कूल भी है यहाँ पर। क्या सूरत हाल रही, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कल हमारी सूरत हाल ये स्कूल की थी, यहाँ पेरेंट्स बच्चे सब पानी में गिरे हुए थे। इतना ज़्यादा पानी था, इतनी गंदगी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये बारिश के बाद से ये सिलसिला हुआ है कि तमाम गटरों की सफाई तो हुई नहीं, टूटे हुए हैं,
गटर जो हैं बिल्कुल चौक हो चुके हैं। कल प्राइवेट हमने काम करवाया यहाँ से, स्कूल मैनेजमेंट ने, हम सब ने मिलकर इसको देखा है, रात भर पानी निकालते रहे हैं इसको, जब जाके इतना काम हुआ। अभी आपने देखा, आपके कैमरे दिखा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है दोबारा फिर हो सकता है, किस वक्त हो सकता है हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल दोबारा ये सिलसिला इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिंगल यूनिट जो है वो मकानात थे और उसके हिसाब से पुरानी सेवरेज की लाइनें थीं। अब हाई राइज बिल्डिंग गैर कानूनी तामीरात की भरमार हो चुकी है, लेकिन जो फरामी और निकासी आपकी लाइनें हैं वो बदस्तूर जो है सिंगल यूनिट के हिसाब से हैं, जो कि बर्दाश्त दबाव नहीं कर पा रही हैं। फौरी तौर पर यहाँ पर बड़ी लाइनें जो हैं वो सेवरेज की और पानी की डालने की ज़रूरत है ताकि ये देरी मसाइल का खात्मा हो सके। जी, अब आपको बताएं, सदर के इलाके में कचरे के ढेर, खाने पीने वालों के स्टॉल्स के कारोबार मुतासिर और साथ पूरे इलाके में गंदगी का राज। जानते हैं मजीद दुआ शकील पराचा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के जो है सदर के इलाके में मौजूद हूँ, जो कि एक मेन एरिया है कराची का। और मेरे इधर पीछे आप अगर में देख सकते हैं कि कचरे के यहाँ पे जो है वो ढेर लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो एक स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे खाने पीने का, उनके दुकानदार भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कब से ये कचरा कुंडी यहाँ पे जो है वो बनाया गया है, तो कितना आपके कारोबार को असर पड़ता है इसकी वजह से? कारोबार में ना ज़्यादा मक्खी आते हैं, कस्टमर भी परेशान होते हैं। दूसरा ये जो लकड़ी पड़ी हुई है ना, ये महीनों से कचरा पड़ा हुआ, ये उठाते नहीं है। इतनी इनकी गफलत है, आते हैं दिखावा करके ना चले जाते हैं। डस्टबिन या शापर वगैरह या कोई चीज़ भी पड़ी, इनको आग लगती है, सारा धुआं ये स्कूल के अंदर जाता है। छोटी छोटी इधर बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, सबको परेशानी होती है। और इधर से लोग आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ होती है जब ये धुआं लगा होता है। और एक्सीडेंट का भी इधर खतरा होता है, बड़ी परेशानी होती है सबको। लेकिन ये बिल्कुल गाफिल लोग हैं, उठाने के लिए आते ही नहीं है, महीनों महीनों नहीं आते बिल्कुल। जी बिल्कुल, इस वक्त इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि कचरा जमा होने से जो है बहुत सी मुश्किलात जो है वो दरपेश आ रही हैं। इंतज़ामिया कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है, कब से ना जाने महीनों से यहाँ पे कचरा जमा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कचरा उठाने को तैयार नहीं है।